अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। मेरा नाम असफंदियार है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज कंटिन्यूड है। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 8 लेक्चर। द प्रीवियस लेक्चर वाज रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ अर्थ एंड दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूशन विद प्रीवियस लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में जो लेयर्स पढ़ी थी, इट वाज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी। और आज का टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपने ये प्रीवियस लेक्चर लिया होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लें। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो अर्थ है वो 3 अहम लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें जो सबसे थिन और सबसे टॉप जो लेयर है वी कॉल इट क्रस्ट। ठीक है। क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। नंबर 1 विच इज कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। ठीक है। ओशियनिक। ठीक है। 2 तरीके की क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। ये दोनों मिलके ये लिथोस्फीयर के ऊपर आ रहा होता है। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल को अगर हम डिवाइड करें, ये आ गया अपर मोस्ट मेंटल। ये जो हिस्सा है इसको मैं बोल देता हूं अपर मोस्ट मेंटल। इट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। उसके बाद आ जाता है अपर मेंटल। इसको मैं कहता हूं अपर मेंटल। ठीक है। विच इज ऑल्सो एस्थेनोस्फीयर। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये क्या है? ये प्लास्टिक लिक्विड है, प्लास्टिक फॉर्म में है। ठीक है। ये मोल्टेन सेमी मोल्टेन किस्म का होता है। इसमें क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें मोशन क्रिएट होता है। इसको हम पढ़ते हैं फिलहाल, बस जस्ट जनरल ओवरव्यू। क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे अपर मोस्ट मेंटल विच इज आल्सो पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर विच इज सॉलिड, एंड देन वी हैव सेमी लिक्विड पार्ट विच इज एस्थेनोस्फीयर। सवाल ये था, क्या ये कॉन्टिनेंट्स हमें जो नजर आ रहे हैं या क्या ये ऐसे ही थे? इसकी इनिशियल फॉर्म क्या थी? इसका पहली बार जवाब अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट थे, उन्होंने दिया। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी दी 1912 में। वेगनर ये कहते हैं कि ये जो आपको कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे होते हैं, दे वंस जॉइन टुगेदर। वी कॉल्ड इट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ये जो आपको कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे होते हैं, ये स्प्लिट अभी नजर आ रहे हो, ये स्प्लिट अवे हो गए हैं, ड्रिफ्टेड अपार्ट हो गए हैं। ये किसी वक्त में दे वर वंस जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सुपर हैवी मास विच इज कॉल्ड पेंजिया। इसके कुछ एविडेंस उन्होंने दिए, जिसमें सबसे पहला एविडेंस जो उन्होंने दिया, इट वाज रिलेटेड टू द जिक्सा पजल फॉर्म ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यू कैन सी कि ये जो आपको कोस्टल लाइन नजर आ रही है और जो अफ्रीका की कोस्टल लाइन नजर आ रही है, इट सीम्स लाइक अ जिक्सा पजल, एंड इफ वी हेल्ड इट टुगेदर इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल लैंड मास। तो पहली चीज तो अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा कि बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स है इट बिहेव्स लाइक अ जिक्सा पजल। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि ये जो आपको अमेरिका के अंदर कुछ रेंजेस नजर आ रही हैं, माउंटेन रेंजेस नजर आ रही है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूरोप के
माउंटेन रेंजेस से कुछ मिलती है उनकी प्रॉपर्टीज़। और उसके अलावा उन्होंने एक और एविडेंस ये दिया कि जो फॉसिल्स मिले हैं हमें XYZ कॉन्टिनेंट से, वो हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में, आप अज्यूम करते हैं यहाँ पर कोई हमें फॉसिल्स मिले, वैसे ही फॉसिल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पर भी मिले उनके फॉसिल्स। तो ये इम्पॉसिबल था कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो तैर के इधर तक जाते। तो इट इज़ अज्यूम्ड कि ये पहले एक लैंड मास ही था। लेकिन उस टाइम पर जिस इस थियोरी का रद्द किया गया, उधर उस वक्त में ये माना जाता था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर इमूवेबल, दे कैन नॉट मूव, एंड वेगनर लेड द मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव्ड। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, वेगनर साहब ने एक चीज़ मिस कर दी। ही वॉज सेइंग कि जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव करते हैं, या आपको जो क्रस्ट नज़र आ रहा है ये मूव करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट सॉलिड मास विच इज़ बीनीथ द ओशन। मैंने आपको ये बताया ना, दो तरीके की क्रस्ट होती हैं। इसको हम एक तस्वीर बना के समझ लेते हैं। कि ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, और ये मैंने इसको मैं नाम देता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, इसको मैं नाम देता हूँ ओशियनिक क्रस्ट का। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम थिकनेस की बात करें, सो यू कैन सी वो काफ़ी ज़्यादा है, और ओशियनिक की इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अज्यूम करते हैं कि ये है लिथोस्फीयर की बाउंड्री, तो इसकी इतनी कोई ख़ास थिकनेस नहीं होती, जबकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। अब हम एक और अज्यूम करते हैं इसी ड्राइंग में कि ये जो ठीक है, ये ओशियन है, ठीक है। अब वेगनर ने ये तो बता दिया, कि ये जो कॉन्टिनेंट हिस्सा है या ये जो आपको लैंड मास नजर आ रहा है ये तो मूव कर रहे हैं, लेकिन ही मिस्ड के वो ये जो नीचे ओशन है इसका जो मास है, जो इसके नीचे जो रोक है, वो भी तो इसके साथ अटैच्ड ही है ना। दे आर हेल्ड टुगेदर। वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो इस बात का जवाब बाद में जब दिया गया तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उस कॉन्सेप्ट को हमने कहा टेक्टोनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो कि 1912 में दी गई थी, उसके बाद कॉन्टिनेंटल थियरी रिजेक्ट नहीं हुई, बल्कि बस इसका नाम तब्दील करके हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं होते हैं, ये दरअसल टेक्टोनिक ड्रिफ्ट होते हैं। ये जो थियरी थी ये तब उभरी क्योंकि शुरू में तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई, जो मिड ओशियन रिजेस बनते हैं या रिफ्ट्स बनते हैं, मैं इसकी गहराई में नहीं जान रहा कि कैसे बनते हैं, जस्ट यू शुड हैव आइडिया कि मिड ओशियन रिजेस या मिड ओशियन जो रिफ्ट बनते हैं, रिफ्ट इज व्हेन टू लैंड मास डाइवर्ज, ठीक है, दूर जा रहे होते हैं, तो उसके बीच में जो खला बन जाता है या गैप बन जाता है उसको हम रिफ्ट कहते हैं। अगर ओशन में ये बने क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है तो नीचे ही मेंटल होती है, मेंटल से लावा ऊपर आके नए माउंटेन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, एक रिज क्रिएट करना शुरू कर देता है। इट इज़ बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड करता रहा है, नए नए माउंटेन्स बन रहे हैं उसके अंदर। तो उसके बाद इन्होंने जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में फर्दर स्टडी की, तो उन्होंने इस फलसफे को या इस थियरी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि बहुत ज़्यादा इसको पधराई मिली। और यही जो अल्फ्रेड वेगनर है, ये इन्हों को ही बानी माना जाता है इस मॉडर्न टेक्टोनिक प्लेट्स की थियोरी का। मैकेंजी, रॉबर्ट पार्कर और विल्सन, ये तीन साइंटिस्ट हैं
जिनको हम जियोफिजिक्स या जियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया और रिसर्च की कि इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट बट द लिथोस्फेरिकल स्प्लिट. टेक्टोनिक theory explains the structure and movement of Earth lithosphere, and that lithosphere is divided into large and medium and small rigid plates that floats on semi-fluid. Semi-fluid में आपको बता गया हूँ. Asthenosphere को कहते हैं. These movement drives geological processes like earthquake, volcanic activities and formation of mountains. ये जो लिथोस्फेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है. मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. और एस्थिनोस्फेयर इसी ओशियनिक क्रस्ट के नीचे जो अपर मोस्ट या अपर मेंटल है वो है, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये जो ओशियनिक करंट बनते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ये तो समझ आ गया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते हैं, बेसिकली ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं. ये मूव कैसे करती हैं? ये मूव इस तरीके से करती हैं, ये आपको नजर आ रहा है, इट इज द सॉलिड पार्ट, ठीक है, और ये ओशियनिक पार्ट है, इसके ऊपर ओशन है, ठीक है. इस पे मैं एक रफ सी एक मैं मार्किंग कर लेता हूं ताकि समझ आ जाए कि ये ओशन है, ये पानी है. अब ये जो मेंटल है, मेंटल में जो ये एस्थेनोस्फेयर है, इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है. कन्वेक्शन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. ये कन्वेक्शन करंट जनरेट करता है. इस करंट की वजह से एक मोशन जनरेट हो जाता है मेंटल के अंदर. सो हर जगह वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है. हर टेक्टोनिक प्लेट के अंदर ही अलग अलग तरीके से मौजूद होता है. यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मेंटल की जो मूवमेंट है वो इस सर्कुलर डायरेक्शन, और इस टेक्टोनिक प्लेट की अगर मोशन को हम देखें वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है. और इधर से हम देखें तो ये इस तरफ जा रहा है, तो इट इज कन्वर्जिंग. और यहाँ पर ये पार्ट अवे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इट इज डाइवर्जिंग. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा हो. तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कुछ बड़े और छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें यू कैन सी अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रियो इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं. ये लार्ज प्लेट्स हैं. स्मॉल प्लेट्स में कॉकस, नास्का, फिलिपिनो प्लेट ये आपको नज़र आ रहे हैं. फिलिपिनो, कॉकस और नास्का आपको नज़र आ रहे हैं. ये स्मॉलर, ये मीडियम साइज प्लेट्स हैं. एंड यू कैन सी कि इन प्लेट्स जो ये डिवाइडेड है, ये कुछ पार्ट इनों का पानी से ढका हुआ है, कुछ इनों का लैंड मास है. अब किसी भी प्लेट का अगर मेजॉरिटी पोर्शन वाटर है तो वी विल कॉल इट ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट, अदरवाइज वी विल कॉल देम व्हाट, कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट. अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये आपस में जो बाउंड्रीज इनकी बन रही होती है, ये जो इधर बाउंड्रीज हैं इनकी, ये जो आपस में मिल रही होती हैं, यू कैन सी ये जो बाउंड्रीज हैं, या यू कैन सी ये जो बाउंड्रीज आपको पूरी पूरी नज़र आ रही है, ये हर बाउंड्री के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती हैं. ये 3 तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती हैं. एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. ये मूव क्यों कर रही होती है मैंने आपको बताया, मेंटल कन्वेक्शन होती है. ये हीट फ्रॉम अर्थ कोर क्रिएट कन्वेक्शन करंट्स इन द मेटल एंड मूविंग प्लेट्स. अगर 2 प्लेट्स आपस में करीब जाएंगी, मतलब 2 प्लेट्स अगर इस तरीके से
एक दूसरे के सामने जाएंगी, मूव करेंगी, वी विल कॉल देम व्हाट, कन्वर्जेंट। अगर वो अपोजिट जाएंगी इट इज डाइवर्जेंट, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं डाइवर्जेंट को। You can also see the lithosphere which includes oceanic lithosphere and continental lithosphere. Divergent boundaries ये कब बनती है? When two tectonic plates they move away from each other. ये जो बाउंड्रीज हैं जब मूव अवे होती हैं तो न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, शेलो अर्थक्वेक आते हैं और रिफ्ट वैलीज बनती हैं। इसमें दो केस हैं। पहला केस ये है कि ये जो दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, दोनों क्या हैं? ये कॉन्टिनेंट हैं या दोनों मास हैं, लैंड है सॉरी, कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल। और ये अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, तो इसके बीच में एक गैप सा क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को हम क्या कहेंगे? रिफ्ट्स कहेंगे। लेकिन अगर यही, अब यहाँ पर हम देखने वाली बात यह है कि ये जो अगर कॉन्टिनेंट पे बात की जाती है तो कॉन्टिनेंट की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ओशन की बात करें, ओशन का जो क्रस्ट होता है वो तो बहुत कम होता है, उसके डायरेक्ट नीचे मेंटल होता है। तो अगर उसके अंदर ऐसे जाएगा तो ये जो मेंटल है, जो आपको इस इधर नज़र आ रहा है मेंटल, ये उस गैप को फिल करेगा और यहाँ पर मोल्टन लावा आ जाएगा इस जगह पर, और ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे और इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी और मिड ओशन रिजेस बनेंगे। यहाँ पर आल्सो मेंशन है कि जब ये व्हेन द प्लेट्स मूव अपार्ट, मैग्मा फ्रॉम द मेंटल राइजेस टू फिल द गैप, द मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म न्यू लिथोस्फीयर क्रस्ट। ये मैंने आपको बता दिया, ये सॉलिडिफाई होते हैं और न्यू फॉर्म करते हैं रॉक को। मिड ओशन रिजेस कब बनते हैं? जब ओशन के अंदर दो प्लेट्स दे मूव अपार्ट, जो कि बीच में एक गैप क्रिएट करते हैं और उसमें मैग्मा आ जाता है एंड इट फॉर्म्स न्यू क्रस्ट। रिफ्ट वैली कब बनते हैं? इसमें मैग्मा तो नहीं आता अलबत्ता, लेकिन दे मूव अवे और एक गैप सा बन जाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल जो मशहूर है मिड अटलांटिक रिजेस। यू कैन सी ये जो आपको रिजेस नज़र आ रहे हैं इन द ओशन, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट दे आर मूविंग अवे। वन थिंग टू रिमेंबर इज कि ये जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट है इट इज़ अराउंड 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, और मेजोरिटी केसेस में इट इज़ 1 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर। तो इसको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर यू कैन सी द रिफ्ट वैली इन द ओशन एंड द rift valley on the continent. It is ridge, mid ocean ridges and it is rift valley. उसके बाद जो दूसरी मूवमेंट है कि जब दो प्लेट्स कुछ इस तरीके से आपस में मिल रही है। अब इसमें क्या है? when the region two tectonic plates move towards each other, resulting in intense geological activities depending on the type of plate involved. These boundaries can create subduction zones, mountain ranges, deep ocean trenches and intense seismic activities. अब ये जो दो प्लेट्स आ रही हैं इसमें हम अज्यूम करते हैं कि एक इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। अब ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आपस में जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा?
या जब ओशनिक क्रस्ट से के करीब जाएगा तब क्या होगा, या ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास जाएगा तो क्या होगा। ये तीन हमारे पास केस बनते हैं। So you can see when ocean and oceanic convergence happens, दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है, जिसमें से एक प्लेट होती है जो कि पुरानी होती है, ओल्डर होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट सबडक्ट्स का मतलब ये है कि पिछली लेयर्स के नीचे चली जाती है। ये अगर लेयर है तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है एस्थिनोस्फीयर का, और ये जो पार्ट है ये अगेन मोल्टन लावा में कन्वर्ट हो जाता है इसको। सो इसको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है मास की, क्योंकि ये जो मास है ये सारा जा रहा है मोल्टन लावा के अंदर। लेकिन वहीं यही मोल्टन लावा क्या करता है, जहाँ पर कन्वर्जेंस हो रही होती है वहाँ पर निकल के एरप्ट होके न्यू माउंटेन वैलीज भी बना रहा होता है। इसकी सूरत में ओशन ट्रेंचेस हम देखते हैं कि ओशन ट्रेंचेस बनती है लाइक मरियाना ट्रेंच की अगर हम डेप्थ की बात करें, अगर हम इसको कंपेयर करें माउंट एवरेस्ट से, सो इट इज़ 1.5 अराउंड माइल मोर देन द माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ओशनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होती है। इसमें भी ओशनिक क्रस्ट जो होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये सबडक्ट हो जाता है और अगेन सेम फिनोमेना होता है। कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल में कोई भी सबडक्ट नहीं होता, दे आर इक्वल डेंसर, दे कोलाइड। इसकी वजह से मैसिव माउंटेन रेंजेस फॉल्ट्स बनते हैं, माउंटेन रेंजेस बनते हैं, जिसकी मिसाल हिमालय जो कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बनी थी वो हमें नज़र आ रही होती है। इसे शेलो अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के कुछ एग्जांपल्स। यू कैन क्लियरली सी कि डाइवर्जेंट भी कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था, सो इट विल क्रिएट रिफ्ट, ये रिफ्ट होता है। ओशन वर्सेस ओशन जब होता है, सो इट इज व्हाट, इट इज मिड ओशन रिज। और कन्वर्जेंट में यू कैन सी ओशन वर्सेस ओशन सबडक्शन होती है इधर, ओशन वर्सेस कॉन्टिनेंट अगेन सबडक्शन होती है। कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट में फॉल्ट बनते हैं, कोई भी सबडक्ट नहीं होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये वो बाउंड्रीज होती है जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वहाँ पर कुछ पैरेलली मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर वो मूव कर रही होती हैं। इसमें कोई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ तो नहीं होती है। ये जो अर्थक्वेक ज़रूर बनते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होता है इसकी वजह से। सो लेट्स समराइज वॉट एवर वी स्टडीड टिल नाउ। अच्छा, सो नाउ हमने आज पढ़ा है क्या, नंबर 1 टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हमने सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ा। बैकग्राउंड में वी स्टडीड अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि किसने दी, अल्फ्रेड वैगनर, यही स्पेलिंग आई थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात की। फिर मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इसमें हमने बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, विच इज डाइवर्जेंट,
कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर इसकी वजह से हमने ये बताया कि ये जब होती है डाइवर्जेंट होती है, व्हेन समथिंग टू प्लेट्स मूव अवे, तो क्या क्या फॉर्म होते हैं? रिफ्ट, रिजेस, मिड ओशन रिजेस। ये जब होते हैं सो सबडक्शन होती है। इसमें नो एक्टिविटीज होती है ऑब्वियसली, बट नो विजिबल और हाईलाइटिंग इवेंट कोई ऐसा सच नहीं होता इसमें। कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है, नहीं रॉक की, ना डिस्ट्रक्शन होती है। अब ये जो डाइवर्जेंट है इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, क्योंकि यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है रॉक्स की। ये डिस्ट्रक्टिव है और ये कंजर्वेटिव है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें एक और चीज़ ऐड करने की है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, मैंने आपको बताया है कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि इनिशियली द वर्ल्ड वाज पेंजिया। तो लेकिन थियरी ने ये बताया है कि ये जो इसमें हमें मालूम होता है कि ये जो अर्थ है ये यस पेंजिया भी थी किसी दौर में, लेकिन ये इससे पहले अलग अलग भी थी। ये अलग अलग थी, फिर आपस में जुड़ी एक दूसरे से, फिर अलग अलग हो गई। हो सकता है फ्यूचर में वापस से जुड़ जाए। सो आई थिंक द लेक्चर इज इनफ फॉर टुडे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।